कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल का एक महत्वपूर्ण भाग अमाशय के बारे में। अमाशय अर्थात स्टोमक के बारे में। तो अभी तक में हम लोग मुख गुहा में ये मुख्य दांत, जीभ, लैरिंक्स, फेरिंक्स इन सब के बारे में जाना, और आज हम लोग स्टोमक के बारे में यानी कि अमाशय के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये तस्वीर दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया मुख गुहा। मुख गुहा में हम लोग पढ़े दांत के बारे में, जीभ के बारे में, और मुख गुहा का अगला भाग में लैरिंक्स, फेरिंक्स के बारे में हम लोग पढ़े। साथ साथ ये देखिए, ये जो लंबी नली के जैसा दिख रहा है, ये है ग्रास नली, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त किए। तो जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो भी पिछले वीडियो देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखिए अमाशय, ये जो दिख रहा है यहाँ देखिए, माउस जो है ये घूम रहा है, ये देखिए ये है अमाशय। अमाशय, तो ये देखते हैं कि अमाशय कहाँ है, किस जगह है, उसके बारे में समझते हैं। तो ये देखिए अमाशय, तो अमाशय जो है ये उदर गुहा, ये जो हमारा है ना उदर गुहा इसको कहते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के गुफा के तरह से है, एक चैम्बर के जैसा है, गुफा के जैसा। जैसे कि मस्तिष्क में, जहाँ मस्तिष्क स्थित है, यहाँ पर ऊपर में जो पूरा नहीं दिख रहा है, मस्तिष्क जिसमें स्थित है वहाँ जो जगह है वह कहलाता है कौन, तो वह कहलाता है मस्तिष्क गुहा। उसी तरह से मुंह में हमारा जो जगह है जिसमें दांत, जीभ, लाड़ ग्रंथियां है, उसको कहते हैं मुख गुहा। उसी तरह से जहाँ जिस क्षेत्र में यहाँ पर देखिए जो फेफड़ा है, हृदय है, ऐसे ये जो यहाँ जो जगह है इसको कहते हैं वक्ष गुहा। उसी तरह से हमारे जो अमाशय, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत जहाँ स्थित है उसको कहते हैं उदर गुहा। याद रखना है, इसको कहते हैं उदर गुहा। उदर गुहा में ही है अमाशय। ये देखिए अमाशय, ये हमारा हो गया लीवर यानी यकृत, और ये देखिए ये जो दिख रहा है इस तरह से घुमा फिरा हुआ नली के जैसा, ये है छोटी आंत। और ये मोटा जो दिख रहा है इस तरह से, और इधर भी है इसे घुमा हुआ, तो ये है बड़ी आंत। बारी बारी से हम सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अमाशय के बारे में समझते हैं कि अमाशय है कहाँ। तो अमाशय उदर गुहा के बाईं ओर स्थित है, अर्थात बायां हाथ के तरफ। हमारा जो बायां हाथ है, बायां हाथ के तरफ ये जो है ये स्थित होता है उदर गुहा में। हमारे पेट के अंदर हम जब देखेंगे बाएं हाथ के तरफ ही हमारा अमाशय होता है, और दाएं हाथ के तरफ लीवर होता है। उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अगले इमेज में देखते हैं अमाशय का अंदर का फंक्शन, और उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्यों के बारे में। तो देखते हैं अगला इमेज। तो ये देखिए हमारा आ गया, ये है अमाशय, और अमाशय का ये अंदर वाला भाग दिख रहा है। ये देखिए हमारा है, यही है ग्रास नली, पूरा नहीं दिखाया गया इसमें। ये ग्रास नली जो है अमाशय से आकर के जो है कि जुड़ जाता है। ग्रास नली और अंदर वाला फंक्शन ये दिख रहा है, और इधर जो है कि ये जो इधर वाला भाग है ये छोटी आंत का भाग है, ये छोटी आंत है। तो हम इसका देख लेते हैं। तो क्या है, अमाशय एक थैली जैसी रचना है। कैसा, चौड़ी थैली जैसी रचना है, अर्थात हम खेती भाषा में इसको कहते हैं, देहाती भाषा में कह सकते हैं कि बोरा के रूप में है, जिसमें हम खाना को भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। तो ये जो है कि ये हमारा हो गया एक थैली जैसी रचना है, और ये हमारे जो उदर गुहा है हमारे, यानी कि अंदर पेट के अंदर में यहाँ पर जो जगह है, और उसमें ये बाईं ओर स्थित होता है। तो इसका हम भाग को समझते हैं। तो ये जो अमाशय है यानी स्टोमक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड एग्जाम में। ये अमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी बांटा गया है। तो ये शुरू वाला जो है अगला भाग, इसको कहते हैं कार्डिएक। कार्डिएक यानी कि जो ग्रास नली से जुड़ा हुआ भाग है होता है, वो कहलाता है कार्डिएक। और ये जो है देखिए यहाँ पर जो छोटी आंत से जो भाग जुड़ा हुआ रहता है वो कहलाता है पाइलोरिक। ये कहलाता है पाइलोरिक। यहाँ देखिए माउस घूम रहा है, ये क्षेत्र पाइलोरिक कहलाता है।
और ये अगला क्षेत्र कार्डियक कहलाता है, और ये बीच वाला क्षेत्र जो दिख रहा है ये कहलाता है पुंडिक। याद रखना है, ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है? पुंडिक। तो ऐसे करके 3 भाग अमाशय का, 3 भाग है। पहला अगला भाग जो हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया पुंडिक और तीसरा हो गया पाइलोरिक। तो याद रखना है कि अमाशय के 3 भाग हैं। अब देखिए कि अब इसका अंदर का फंक्शन देख लेते हैं। ये थैली जैसी रचना तो है ही। ये जो इसका देखिए अमाशय का ये दीवार दिख रहा है, ये जो है क्या है? अमाशय का भीतरी दीवार यानी कि भित्ति। तो इसमें क्या होता है कि अमाशय में हम जो भोजन करते हैं, तरह तरह के पदार्थ खाते हैं, तो अमाशय के दीवार के रक्षा के लिए अमाशय के दीवार में एपिथेलियम ऊतक का एक परत होता है, यानी कि अस्तर होता है एपिथेलियम ऊतक का। उसमें भी कैसा एपिथेलियम? तो इसमें होता है स्तंभाकार एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं। 9th में इसका चर्चा है ऊतक के बारे में। उसमें कई प्रकार के एपिथेलियम ऊतक होते हैं। तो ये हमारे अमाशय के अंदर जो दीवार के पर जो लगा हुआ रहता है ये होता है एपिथेलियम, तो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। ठीक, तो अब देखते हैं कि एपिथेलियम का ये जो है अमाशय का दीवार कैसा होता है। अमाशय का दीवार जो होता है कहीं पर धंसा हुआ रहता है और कहीं पर उठा हुआ रहता है, यानी कि कहीं अंदर में गड्ढा की तरह रहता है, कहीं पर उठा हुआ रहता है। वही दीवार में कई प्रकार के गांठें होती है, यानी ग्रंथि होती है। तो ग्रंथि पाई जाती है जिससे कि कई प्रकार के अनेक प्रकार के उससे रस स्रावित होता है। तो ये जानते हैं कितने प्रकार के ग्रंथि है। तो हमारे अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की, और उन 3 प्रकार के कोशिकाओं से जो ग्रंथि बना होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। ठीक, यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और 3 प्रकार की ग्रंथि। तो अब हम इसका नाम जान लेते हैं। तो इसमें जो है कि ये जो कोशिकाएं अमाशय की दीवारों में होती है वो होती है 3 प्रकार की। तो पहली कोशिका हो गया श्लेष्मा कोशिका, और दूसरी कोशिका हो गया अम्लजन कोशिका, और तीसरी कोशिका हो गया जाइमोजिन कोशिका। तो श्लेष्मा कोशिका से श्लेष्मा ग्रंथि, अम्लजन कोशिका से अम्लजन ग्रंथि, और फिर जाइमोजिन कोशिका से जाइमोजिन ग्रंथि इसमें अमाशय में पाया जाता है। इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों से श्लेष्मा ग्रंथि से श्लेष्मा का स्राव होता है, यानी श्लेष्मा निकलता है, तथा अम्लजन ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, यानी कि अम्लजन ग्रंथि से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तथा जाइमोजिन जो ग्रंथि है, जाइमोजिन जो कोशिका है, उससे निष्क्रिय पेप्सिनोजेन निकलता है। याद रखना है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। और ये तीनों जो 3 प्रकार के जो रस है, ये तीनों प्रकार के रस को मिला करके कहते हैं जठर रस। अमाशय के अंदर जो तीनों प्रकार के जो यानी कि श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो निकलता है, सबको मिला करके क्या कहते हैं? जठर रस। ठीक, याद रखना है, इसको सम्मिलित रूप से तीनों को मिला करके कहा जाता है जठर रस। अब ये तीनों प्रकार के जो रस है उसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर सबका क्या क्या कार्य है। तो हम पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्लजन कोशिका से जो यानी अम्लजन ग्रंथि से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है वो क्या करता है? वो जो हाइड्रोक्लोरिक निकला, तो हम जो भोजन करते हैं, भोजन जो करते हैं, तो भोजन के साथ हमारे पेट, हमारे अंदर क्या होता है कि अनेक प्रकार के जीवाणु विषाणु चला जाता है। कुछ भोजन में रहता है, कुछ हम जो हाथ से खाते हैं, हाथ में भी लगा रहता है जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह कुछ, वो हमारे पेट के अंदर चला जाता है। तो हमारे भोजन के साथ जो भी जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया जाता है उसको क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारे भोजन के साथ आने वाले जितने ही बैक्टीरिया है
सबको ये जो है कि मार देता है। ये कहता है ना किसको किसको आना है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक सबको मार देता है। एक काम ये हो गया। उसके बाद इसका काम है हाइड्रोक्लोरिक का कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो निकलता है उसको क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ये भी याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक का काम है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है, वह जो है कि पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदल देता है। ये याद रखना है, दो काम का इसका है। और इस तरह से वह जो है कि पेप्सिन फिर अलग कार्य करता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब श्लेष्मा का कार्य समझते हैं। श्लेष्मा क्या करता है कि हम अमाशय के अंदर जो दीवार रहता है उन दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत ही खतरनाक होता है। वो क्या करता है कि वो अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो अमाशय के दीवार पर वो जो है कि उसको जला देगा, यानी क्षति कर देगा। एसिड होता है अम्ल, ठीक है। तो वो क्या करता है, श्लेष्मा क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर कंट्रोल करता है और उसको जो है कि अमाशय के दीवार को नुकसान होने से यह बचाता है। याद रखना है कि श्लेष्मा का काम है हाइड्रोक्लोरिक पर कंट्रोल करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के दीवारों को यह बचाता है। साथ साथ सक्रिय पेप्सिन जो है उससे भी अमाशय के दीवारों को ये जो है कि बचाता है। यानी कि श्लेष्मा भी महत्वपूर्ण काम करता है। ये याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तथा सक्रिय पेप्सिनोजेन से अमाशय की दीवारों को की रक्षा करता है। ये श्लेष्मा का काम है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सक्रिय पेप्सिन का क्या काम है। तो सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन पर कार्य करके उसको पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन पर अभिक्रिया करके प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। याद रखना है, ये काम है सक्रिय पेप्सिन का। वह प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। तो उसके बाद हम अब देखिए कि क्या होता है कि इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा स्राव होने लगता है। जब ज़्यादा स्राव होने लगता है और उस पर श्लेष्मा जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की दीवार को क्षति करने लगता है। और ऐसा कब होता है जिसको भी समझ लेते हैं। ऐसा जो व्यक्ति लगातार बहुत लंबे समय तक भूखे रहता है, खाली पेट रह जाता है, जैसे कि भोजन 9 बजे 10 बजे करना है तो 2 बजे 3 बजे लगातार बहुत दिनों तक ऐसा करते रहता है, तो उसके पेट में यानी कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अधिक होने लगता है और श्लेष्मा का स्राव जो है घट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय की दीवार को क्षति कर देता है और एपिथेलियम का जो स्तर होता है वो भी नष्ट हो जाता है और अमाशय की दीवार में घाव होने लगता है। अमाशय की दीवार में एक गड्ढा के रूप में एक घाव हो जाता है और उसी घाव को क्या कहा जाता है, उसी घाव को अल्सर कहा जाता है। अल्सर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसी को क्या कहा जाता है, अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। और ये जो है बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे कि आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा होता है अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव के कारण। तो इसलिए अधिक लंबे समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, जिससे कि श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का स्राव उचित मात्रा में हो। ठीक, उसके बाद आगे समझते हैं। तो हमारे अमाशय में भोजन का पाचन यानी कि प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ पाचन होता है और कुछ वसा का भी पाचन होता है। तो वसा का जो पाचन होता है, कुछ आंशिक उसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं अमाशय के ग्रंथियों से, रस से जो एंजाइम्स निकलते हैं, और वह जो है कि गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम निकलते हैं और जिससे कि उस पर आंशिक रूप से वसा को भी पचाता है। याद रखना है, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा वसा का आंशिक पाचन अमाशय में होता है, पूरा नहीं, अमाशय में आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन का
को कार्य करके पेप्टोन में कौन बदलता है, तो सक्रिय पेप्सिन, वो भी याद रखना है। अब उसके बाद भोजन क्या होता है कि अमाशय में एक लई के जैसा बन जाता है। लई जो हम लोग बना करके कागज वगैरह को साटते हैं, उसी लई के जैसा ही वह बन जाता है। और वही लई के जैसा बने हुए भोजन को अमाशय में कहा जाता है। पचे हुए जो भोजन होता है उसको कायम कहा जाता है। याद रखना है कि पचा हुआ अमाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है लई के जैसा होता है, उसे क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो दिमाग में रखना है अमाशय के बारे में। उसके बाद जानते हैं कि अमाशय से पचा हुआ भोजन कहाँ जाता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर देखिए, जब अमाशय का पचा हुआ भोजन यहाँ आता है, पाइलोरिक छिद्र, पाइलोरिक भाग से पाइलोरिक छिद्र, यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। इसी से क्या होता है कि छोटी आंत, ये छोटी आंत है, छोटी आंत और ये जो अमाशय आपस में जुड़ा हुआ रहता है। पाइलोरिक छिद्र के द्वारा भोजन कायम जो होता है वो क्या होता है, छोटी आंत में हो जाता है। तो यहाँ पर तो अमाशय में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, और जो भी पचता है वो पचा हुआ लई के रूप में रहता है, वो पहुँच जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो हम ये पढ़ेंगे आंत के बारे में, छोटी आंत बड़ी आंत के बारे में अगले वीडियो में, और ये अमाशय के बारे में पूरा हो गया। छोटी आंत हम पढ़ेंगे, बड़ी आंत पढ़ेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा। इस तरह से जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए, और इसको भी पूरा देखिए, और साथ साथ उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, बार बार देख करके रोक करके समझिए, फिर किताब पढ़िए, फिर इसको वीडियो देखिए। ऐसे करके आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।